किसी ने कहा है खुद को पाना है तो सफर जरूर कर मुसाफिर। आज की हमारी मेहमान ट्रैवल जर्नलिज्म एंड राइटिंग की जानी मानी लेखिका हैं। शी इज एन एक्सीलेंट ट्रैवल स्टोरी टेलर, समवन हु हैज बीन ट्रैवलिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग हर एक्सपीरियंसेस इन द मोस्ट ब्यूटीफुल राइटिंग्स। So please welcome Alka Kaushik ji, travel blogger, writer, translator, and travel storyteller. नमस्ते अनुभव। और बहुत अच्छा लगा आपने मुझे याद किया। लॉकडाउन हटते ही आपने मुझे आज याद किया, तो मेरे तो दिन की बहुत बढ़िया एक शुभ शुरुआत है ये। और मैं मतलब अभी हम लोग आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक तरह से कन्फेशन, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस तरह से आपकी स्टोरी टेलिंग, मैं लास्ट ईयर, मुझे याद है लॉकडाउन के समय पे हमने आपको एक इनवाइट किया था कि कैसे ट्रैवल टूरिज्म कैसे अनफोल्ड करेगा आने वाले समय में, और आपने इतने अच्छे से एक तरह से ट्रैवल स्टोरी टेलिंग की थी और बैकयार्ड टूरिज्म के बारे में हमें बताया था उस समय से ही। और साथ में उसके बाद से मैं आपको रेगुलरली सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ। आज भी सुबह आपका पोस्ट देखा रोमानिया वाला, जो आपने इनफैक्ट लिखा है स्टोरी जिप्सीज के बारे में वहाँ के। तो मतलब इतना डिटेल्ड, और जो आपकी स्टोरी टेलिंग की कला है, उससे मतलब मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। हम लोग जैसे जो एक तरह से मैं अपने आप को फूड एंथुजियास्ट कहता हूँ, आपके एक एक राइटिंग से, आपके एक एक पोस्ट से, जिस तरह से आप स्टोरी टेलिंग करती हैं, वो बहुत ही एक अलग ही अंदाज है। मतलब वो एक होता है जो एक शैलो पोस्ट करना, शैलो राइटिंग्स करना, लेकिन आपके हर एक पोस्ट में कुछ ना कुछ एक मैसेज होता है, एक डेप्थ होती है। मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे अनुभवी, आप जैसे दिग्गज जो ट्रैवल और फूड के स्पेस में इतना नाम रखते हैं, इतनी साख बना चुके हैं, वो अगर मेरी राइटिंग को पसंद करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मेरी राइटिंग का वैलिडेशन है। और जहां तक बात है डेप्थ की, डेप्थ वर्सेस शैलोनेस, उसका एक छोटा सा वजह है और बहुत महत्वपूर्ण वजह वही है। वो है कि मैं जो ट्रैवल करती हूँ वो अपने लिए करती हूँ, ट्रैवल के लिए करती हूँ। उस ट्रैवल में किसी को कुछ दिखाना या किसी को साबित करना नहीं होता है। ये तो अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है जहां हमारी ट्रैवल, हमारे अनुभव दूसरों के साथ शेयर होते हैं, हम लोग करते हैं। लेकिन मैं उस दौर से कर रही हूँ जब हमारी खबर किसी को नहीं होती थी, हमें भी शायद कभी कभी अपनी खबर नहीं होती थी कि हम हैं कहाँ। तो और दूसरा तरीका एक है कि स्लो टूरिज्म, मैं बहुत धीमे धीमे चलती हूँ। शुरू में आज से 20 साल पहले लोग हंसा करते थे मुझ पर जब मैं बोलती थी कि जयपुर मेरे लिए 5 days ट्रिप है। लोग कहते थे हम सवेरे 3 बजे निकलते हैं, रात को 1 बजे वापस भी आ जाते हैं। और मैं 5 दिन जयपुर जैसी जगह पे लगाया करती थी और साल दर साल जाती थी। तो आई थिंक वो जो अनुभव है वो इकट्ठे होते चले गए, और अब जब लिखते हूँ तो कई बार अपने आप को शब्द सीमा में बांधना मुश्किल हो जाता है। ये अलका जी, मुझे मतलब मुझे भी और साथ में जो व्यूअर्स हैं और लिसनर्स हैं, वो भी जानना चाहेंगे पूरी आपकी एक जर्नी के बारे में। ये लाइफ इन अ ट्रांजिट की शुरुआत कैसे हुई, और आप कैसे ट्रैवल में इतना इंटरेस्ट आया, और उसके बाद फिर ट्रैवल राइटिंग में। तो ये जो पूरी जर्नी रही, इसके बारे में आप हमें बताएं प्लीज। अनुभव, मैंने अपना जो सफर है वो शुरू किया था, अपना प्रोफेशनल सफर डीडी न्यूज के साथ वे बैक इन द मिड 90s। उस वक्त भारत में एक लौता टीवी चैनल यही हुआ करता था, और वहां मैंने शुरुआत की थी। और उसके साथ में मेरी नौकरी लग गई थी ऑल इंडिया रेडियो में एज ए न्यूज कास्टर। तो कुछ समय मैंने वहां काम किया, और फिर जब परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई तो मैं आ गई अपने एक सरकारी नौकरी में, 10 से 5 की सरकारी नौकरी में। क्योंकि मीडिया की नौकरी, मीडिया के जो दबाव होते हैं, बिना टाइम टेबल की एक जिंदगी होती है, वो निभानी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने अपना 10 से 5 वाला एक एक सलीकेदार जीवन चुना। लेकिन उस जॉब में मुझे बहुत फायदा हुआ कि सैटरडे संडे का एक ऑफ मिल गया, साल की बहुत सारी छुट्टियां मुझे मिल गई। तो मैंने उन सब का एक बहुत अच्छा फायदा उठाया कि सैटरडे संडे के साथ कुछ छुट्टियां क्लब करके छोटी पास की जगहों पर निकल गए। फिर जब समर वेकेशन हुआ, विंटर वेकेशन हुआ, तो लॉन्ग डिस्टेंस किया। सरकारी नौकरी थी तो एलटीसी भी बढ़िया होता था, तनख्वाह भी बढ़िया होती थी। तो मैं कभी भी अपने जो बोनस होता था, अपना जो अतिरिक्त पैसा होता था, उसको अपने जेवर पर नहीं लगाती थी, ना ही प्रॉपर्टी पर लगाती थी। उससे मैं लंबी लंबी दूरियों के टिकट खरीदा करती थी। तो
मुझे नहीं पता कि ये कब को एक सिलसिला मेरी रिवायत बन गया, जिंदगी की रिवायत बन गया, और मैं साल दर साल फिक्स्ड समय पर निकलती ही थी। कभी हम लोग पोर्ट ब्लेयर का टिकट खरीद लेते थे, कभी हम लोग लेह का टिकट खरीद लेते थे, कभी भूटान चले जाते थे। तो जो लंबी लंबी दूरियां थी उस वक्त लगता था कि दम है, शरीर में दम है, उम्र है और फुर्सतें हैं और जिंदगी की नेमतें हैं कि आपको इतना सब करने का मौका दे रही है तो कर लो। मुझे हमेशा एक बेचैनी ये रही है कि आज जिंदगी जो मौका दे रही है वो आज कर लो, उसको कल पर मत छोड़ो, टाल मटोल मत करो। तो बस ये इस तरह से साल दर साल सफर इकट्ठा होता चला गया। 2012 में मैंने अपनी उस सरकारी नौकरी को अलविदा कहा, क्योंकि मैं बहुत सीनियर हो गई थी और सीनियर हो जाने के बाद ऑफिस से छुट्टियां मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब आप गोल नहीं कर सकते थे, भाग नहीं सकते थे, यू कुड नॉट अफोर्ड टू बी इररिस्पॉन्सिबल इन योर जॉब। तो मुझे लगा कि, और सरकारी नौकरी है, दिल्ली से हरिद्वार भी जाना है तो आपको एक स्टेशन लीव लेनी है। वो अफसरों के साथ चिक चिक शुरू हो चुकी थी, एक टेंशन रहती थी, खींचातानी रहती थी, छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि अभी वक्त आ गया है, अपने ट्रैवल को सिलसिलेवार करना है, रेगुलर करना है और ज्यादा करना है। तो भाई एक तरफ हो जाओ। और तब तक इतना अनुभव भी हो चुका था, इतना मेरे पास माल था, इसको मैं कहती हूँ माल असबाब मेरे पास इतना हो गया था कि मैंने कहा अब मैं इसके दम पर चल सकती हूँ। तो मैंने अपना 2012 में, उससे जरा पहले 11 में इनफैक्ट, मैंने अपना ट्रैवल ब्लॉग शुरू किया। और उस ब्लॉग को मैंने शुरू किया हिंदी में, जबकि मैं अंग्रेजी की बैकग्राउंड से आई थी। हिंदी तो चूंकि मैं दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में रही हूं तो हिंदी तो मेरे साथ ऐसे ही मातृभाषा के तौर पर आई, लेकिन पढ़ाई मेरी अंग्रेजी में थी। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यू आर कमिटिंग सुसाइड, हिंदी में कौन ट्रेवल पढ़ेगा। तो मैंने कहा मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं लेकिन हिंदी में उन्हें कुछ मिलता नहीं है। और मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैंने बहुत एक्सक्लूसिव किस्म का, कई बार एग्जॉटिक किस्म की जर्नीज की हैं, वो अगर मैं दुनिया के साथ बांटूंगी तो शायद दुनिया को अच्छा लगे पढ़ना। तो ऐसा सोच के मैंने शुरू किया, एंड आई डिडंट रियलाइज विद इन अ ईयर ऑफ लॉन्चिंग दैट ब्लॉग आई हैड क्रॉस 7,000 फॉलोअर्स ऑन माय हिंदी ब्लॉग। और अचानक से मेरी नजर पड़ी कि अरे इतने फॉलोअर्स हो गए, तो मुझे लगा कि ये भी एक वैलिडेशन है आपकी ट्रैवल स्टाइल का, आपकी स्टोरी टेलिंग का। और बस दिस इज हाउ मैं आगे ट्रैवल करती रही और आज तक बदस्तूर कर रही हूँ। अब मैं फुल टाइम ट्रैवल राइटिंग करती हूँ, फुल टाइम ट्रैवल करती हूँ। अच्छा, आपने मतलब आपका बैकग्राउंड जर्नलिज्म का रहा है, उसके बाद फिर आपने जॉब की, उसके बाद फिर फुल टाइम आप ट्रैवल में आ गए। तो और आपने बताया भी कि आप हिंदी में ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं, हिंदी में लिखते हैं। और मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी मतलब कई सालों से ब्लॉग्स पे लिखता आ रहा हूँ और पढ़ने का भी बहुत शौक है, ब्लॉग पढ़ने का। आप समझ लीजिए कि मैं भी 2000 के टाइम से ऐसा एक समय था, एक दौर था कि ब्लॉगर्स जब ब्लॉग लिखते थे उनकी इतनी मतलब भयंकर फॉलोइंग होती थी कि वेट करते थे कि उन्होंने जैसे कोई वीकली ब्लॉग लिख रहा है या फिर मंथली भी लिख रहा है तो वेट करते थे, इतना एक उत्सुकता रहती थी, एक्साइटमेंट रहती थी कि उन्होंने क्या लिखा, कौन सी जगह के बारे में लिखा है अभी, या फूड के ही कोई ब्लॉगर है तो उन्होंने कौन से कहानी कहाँ के लिखी है, वो एक्साइटमेंट होता था जी। और लेकिन ये धीरे धीरे बदला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे मीडिया बदलते चले गए, ब्लॉग के बाद आपके बाद आज के सोशल मीडिया इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे एक मीडियम वीडियो का भी है यूट्यूब के थ्रू, फिर इंस्टाग्राम भी आ गया, ट्विटर भी आ गया, शॉर्ट आपको इतने कैरेक्टर्स में लिखना है। आजकल ट्रेंडिंग में क्लब हाउस चल रहा है, मैंने भी ज्वाइन किया है, कल मैंने पहले अपना फर्स्ट एक इंट्रोडक्टरी आपके बातचीत लोगों से की, कन्वर्सेशन किया। तो ये जो इतना इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइटिंग का स्टाइल, ऑनलाइन बुक्स की बात अभी नहीं करेंगे, तो आपको कैसा लगता है कि क्या ये बदलाव, आपके क्या अनुभव रहे हैं उसमें, और आपका जो रहा है राइटिंग स्टाइल उसमें फर्क पड़ा है, और बेस्ट मीडियम आपको कौन सा लगता है लोगों तक पहुंचने का? ये बढ़िया धर्म संकट वाली बात है कि बेस्ट मीडियम क्या लगता है। देखो, प्रिंट मीडिया की मैं जर्नलिस्ट हूँ, हालांकि शुरुआत मैंने ब्रॉडकास्ट मीडिया से शुरू की थी और उसमें भी एक दृश्य माध्यम था टीवी, और फिर एक ऑल इंडिया रेडियो था जहां आवाज के जरिए हम लोगों तक पहुंचते थे। तो मेरे पास जिसको कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट हर माध्यम की काबिलियत थी और ट्रेनिंग थी।
थोड़ी थोड़ी सही हर माध्यम की थी। हालांकि ये कभी उस वक्त वे बैक इन द 90s ये कोई कैलकुलेशन नहीं थी मेरी, ये तो किस्मत के थपेड़े थे जो मुझे जहां भी ले जा रहे थे और मैं उनके साथ चल रही थी। तो मैं प्रिंट में, मुझे शब्दों में लिखना बहुत अच्छा लगता है, शब्दों के साथ खेलना, भाषा के साथ खेलना मुझे बहुत मजा आता है। और मैं बहुत लॉन्ग फॉर्म में लिखती हूँ। मुझे कोई कह दे कि भाई अपनी ओरछा की यात्रा को तुम 800 शब्दों में लिख दो, तो मुझे मतलब पसीने छूट जाते हैं। और मुझे वो बोलते हैं कि 3000 शब्दों में लिख दो, तो मैं उन्हें 3500 शब्दों में लिख के देती हूँ। तो क्योंकि अगेन द रीजन बीइंग इज कि उस ओरछा के ट्रिप को मैं एक बार के ट्रिप में नहीं बांधती हूँ, 2 या 3 दफे मैं जाती हूँ और अलग अलग जगहों पे जाती हूँ, और हर बार मैं कुछ ना कुछ छोड़ आती हूँ, सो दैट मैं वहां वापस जाने के लिए बेताब रहूं। मैं कहती हूँ कि ऑलवेज लीव अ प्रेग्नेंट स्पेस बिहाइंड टू रिटर्न। तो क्या होता है कि जब आप वापस जाते हो, बार बार जाते हो एक जगह को, कई दफे देखते हो और अलग अलग एंगल से देखते हो, कभी आप उसका आर्किटेक्चर देखते हो, कभी आप उसका फूड देखते हो, कभी वहां के लोगों से मिलते हो, कभी आप एक 5 स्टार में रुकते हो, कभी आप होम स्टे में रुकते हो। सो आपके पास अनुभवों का पिटारा हो जाता है। तो ये तो एक लॉन्ग फॉर्म है जिसमें मुझे प्रिंट में लिखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो आदमी वक्त के साथ ना बदले वो कैसा इंसान, वो उसकी ट्रेनिंग कैसी है। वक्त के साथ बदलना, वक्त के बदलते जो मिजाज है उसको पहचानना, वो बहुत जरूरी होता है। तो अभी मैंने देखा कि वीडियोस का जमाना है और मैं बहुत सी, आप मेरे इंस्टा पर देखेंगे तो मैंने पिछले दिनों लद्दाख की सर्दियों में 3 सप्ताह तक मैं लद्दाख में थी और यात्रा की, तो मैंने बहुत रील्स बनाई एंड आई सॉ कि वो 30 सेकंड की, 20 सेकंड की रील्स को इतना व्यूअरशिप मिल रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। क्यों? अगेन, winter in Ladakh, when the temperature fell to like as low as -28 in Kargil, उसको लेकर आना और उसको लोगों को दृश्य दिखाना 20 सेकंड में, तो आजकल समय नहीं है लोगों के पास, आजकल लोगों के पास धैर्य नहीं है, फोकस नहीं है। उस 20 सेकंड में ही आपको लूट लेना है सामने वाले को, तो उसके लिए वीडियोस बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, तो प्रिंट मुझे नहीं भूलता, इसलिए मैं आज भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखती हूँ, बड़ी लिखती हूँ। तो जिसको वो पढ़ना है वो पढ़ ले, जिसको उसके साथ वीडियो देखना है वो वीडियो देख ले। और थोड़ा बहुत पॉडकास्टिंग की तरफ भी मैं आने की कोशिश कर रही हूँ। तो let's see what happens, but I'm very adaptable, very flexible, and I love exploring all the media. लेकिन जिस दिन आप पॉडकास्ट शुरू करेंगे मुझे लगता है कि सबसे पहले फॉलोअर आपका एक तो यहाँ पे है। बिल्कुल। मतलब अब मैं पॉडकास्ट के बारे में आपको बताता हूँ। पॉडकास्ट का मुझे कभी, मैं भी सोच नहीं सकता था कि मैं किसी को इतनी देर तक सुनूंगा पॉडकास्ट पे। और ये इस 2 महीने पहले ही मेरे साथ ये चेंज हुआ। एक ऐसे ही स्क्रॉल करते मैंने देखा कि घर पे बैठा हुआ था कि क्या है असल में पॉडकास्ट से, कैसे लोग किसी को सुन सकते हैं इतनी देर तक। क्योंकि मेरा भी अटेंशन स्पैन बहुत कम है और साथ में एक वो कहते हैं रेस्टलेसनेस रहती है कि एक जगह बैठा नहीं जाता बहुत देर तक। तो फिर हुआ कि अब ऐसे ही मॉर्निंग में वॉक करते समय लगाया और पॉडकास्ट सुनना शुरू किया। इतना इंटरेस्ट बन गया कि अब रेगुलर मॉर्निंग में जब जितनी देर में वॉक करता हूँ उतनी देर मेरे साथ पॉडकास्ट रहता है और बहुत मजा आता है सुनने में लोगों को, और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इतनी सारी चीजें सुनने को मिलती है। इंटरेस्टिंग टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है और एक कंपेनियन की तरह पॉडकास्ट रहता है कि किसी के साथ आप चल रहे हैं, कंपेनियन। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। और आपकी ट्रैवल स्टोरीज इतनी सारी हैं, लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे सुनने में। और तो आप जल्दी इसको शुरू करें। इसके बाद एक करते रहें और मेरा पॉडकास्ट जरूर आएगा। जी जी जी। अलका जी, आपने एक किताब भी लिखी है, घुमक्कड़ दिल से, घुमक्कड़ी दिल से, घुमक्कड़ी दिल से, सॉरी। तो ये इस बुक में क्या स्टोरीज हैं, आपने कहाँ के बारे में लिखा है, इसके बारे में कुछ बताएं। घुमक्कड़ी दिल से में मैंने पिछले अपने करीब 15 साल में जितना सफर किया है वो उसको समेट दिया गया है। इनफैक्ट ये मेरे पुराने राइटअप्स हैं, पिछले 10-15 साल में मैंने जो भी लिखा उनको किसी तरह से एक जगह एक बुक फॉर्म में लाके दे दिया, ताकि अगर कोई मेरे ब्लॉग में अलग अलग नहीं ढूंढ रहा है, जिसने ओवर द इयर्स मेरे साथ जर्नी नहीं की है, मेरे अलग अलग पोस्ट नहीं पढ़े, अलग अलग राइटअप्स नहीं पढ़े, उसको एक जगह वो किताब मिल जाए। तो उसमें मैं कभी उनको लेकर जाती हूँ काठमांडू के बाहर अमिताभा ननरी, जहां पर कुंग फू नन्स हैं,
और कभी मैं उनको लेकर जाती हूँ तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, जो कि बहुत बड़ी पिलग्रिमेज मानी जाती है और बहुत कठिन और बहुत ही दुश्वारियों से भरपूर है, या मैं उनको लेकर जाती हूँ सियाचिन की ट्रैक पर। तो मेरी कुछ ऐसी जर्नीज हैं जो बहुत एक्सक्लूसिव हैं, इस मायने में एक्सक्लूसिव है, ऐसा नहीं है कि ये दूसरों ने नहीं किया, नहीं कर सकते, बहुत कर सकते हैं, बट बीइंग an Indian housewife coming from a middle class background with a full-time job with 2 children in tow, it's very difficult. ये जो मेरा जो परिचय है, ये ही मेरे ट्रैवल को मेरी अपनी नजरों में बहुत खास बनाता है। कि जब लोग कहते हैं कि जब हम अकेले होंगे, जब हमारे पास जिम्मेदारियां नहीं होंगी, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, जब हमारे पास बच्चों का बोझा नहीं होगा, माता पिता की चिंताएं नहीं होंगी, तब हम सफर करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं मानती हूं कि सफर हर हालात में हो सकता है, हर तरह से हो सकता है। आपकी और मेरी सिचुएशन फर्क है, लेकिन आपका अंदाज अलग हो सकता है, मेरा अंदाज अलग, और यही हमारी अपनी अपनी निजी पहचान है। मेरा अंदाजे बयां यही से तय होता है कि मेरा स्टाइल क्या है ट्रैवल करने का। अच्छा, ये जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया कि सफर कैसे भी अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, किसी भी हालात में कर सकते हैं। एक किसी भी जगह को आप जिस भी जगह जाते हैं, जैसे आप इतनी सारी स्टोरीज लिखते हैं लोगों की, कैसे अप्रोच करते हैं? अगर हमें मतलब एज एन, आप सोचिए कि मैं आपका एक स्टूडेंट हूँ और आप मुझे बताएं कि एक किसी जगह पे आप जाते हैं, कैसे स्टोरी डेवलप करते हैं उस जगह की, एक अनुभव एक्सपीरियंस करके सामने देखते हुए या पार्टिसिपेट करके उनके साथ, बिल्कुल। और लेकिन उस जगह से ऐसा बताया कि आपने एक छोटे मतलब कम शब्दों में बताना मुश्किल होता है आपके लिए, लेकिन आप ज्यादा शब्दों में डिटेल में ज्यादा बता पाते हैं। और आज के डेट में लोग मतलब इतनी लंबी बातें लिखते भी नहीं है, तो कैसे आप अप्रोच करते हैं किसी एक जगह को? अगर हम एग्जांपल देख के बताना चाहें, कोई भी आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन हो या आपके घर की कोई कहानी हो कुमाऊं की, ऐसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे जब बातचीत शुरुआत करने से पहले, आपने एक पोस्ट डाला था नींबू का, मतलब कैसे आप अप्रोच करते हैं किसी एक चीज को, चाहे वो फूड हो या फिर आपके अलग एक्सपीरियंसेस हो, कैसे स्टोरी डेवलप की जाती है, कैसे उसकी आउटलाइन बनती है, रूपरेखा कैसे बनती है? देखो, दो तरीके हो सकते हैं। एक व्यक्ति को पता है कि मुझे ये देखना है कि दिल्ली फूड वॉक्स किस तरह से वॉक कराता है। उसका एक सीधा सीधा तरीका है कि आपको फोन घुमा लिया, आपसे 5 मिनट 10 मिनट बात कर ली, आपने जो बताया लिख दिया। मेरा स्टाइल ये नहीं है। मेरा स्टाइल है मैं आपसे बात करूंगी और आपसे मुलाकात तय करूंगी, फिर आपसे मुलाकात में आपकी पूरी कहानी जानूंगी, और उसके बाद मैं आपसे कहूंगी अब आप मुझे अपनी वॉक पे ले चलिए, 1 वॉक पे 2 वॉक पे। और कई बार मैं ऐसी कोशिश भी करूंगी कि आपसे बात करने से पहले अनजाने में ही एज अ टूरिस्ट, एज अ फूड लवर, आपको बगैर बताए आपके साथ शामिल हो जाऊंगी आपकी वॉक में। फिर आपको बता के क्या होगा कि हर पहलू मुझे पता चलेगा। इट्स अ लॉन्ग फॉर्म। अगेन आई एम वार्निंग ऑल द ऑडियंसेस लिसनिंग टू माय स्टोरी कि ये करना आसान नहीं होता। फर्स्ट इसलिए कि इसमें बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, और हो सकता है तब तक आपका धैर्य चुक जाए और आपका एक ही स्टोरी में इतना टाइम। मैं स्लो कुकिंग की आपको याद दिलाऊंगी। रात भर जो दाल हमारी धीमी धीमी आंच पर खदकती है, उसके स्वाद में, और वो जो कुकर की सीटी लगाई हुई 2 मिनट की दाल है, बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। So this is my style. This is how I approach my story. I want to give you another example. मैंने ये सुना था कि जब हम विदेश में जाते हैं तो भारतीय जो ट्रैवलर्स जाते हैं अपने साथ अपना बहुत सारा फूड लेके जाते हैं, या उनके लिए फूड एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं वेजिटेरियन हूँ और कुछ हद तक कुछ एक फूड एलर्जीज भी है, लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, वीट इंटॉलरेंस है मेरे अंदर। लेकिन मैंने कहा मैं घर से कुछ नहीं लेके जाऊंगी, एंड लेट मी एक्सप्लोर, कैन आई सर्वाइव। तो मैं आपको अपनी यूरोप की कहानी बताती हूँ कि 3 महीना मैं यूरोप में थी 2018 में, और घर से कुछ नहीं ले जाती थी, कोई ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, नमकीन कुछ नहीं रखती थी, एक्सप्लोर करती थी। और इसी एक्सप्लोरेशन में मेरे हाथ बहुत सारी कहानियां आती थी। तो ये जो आप कहते हैं कि स्टोरीज कहाँ से आती हैं, वो स्टोरीज ऐसे आती हैं जब हम हौले हौले जिंदगी को जीते हैं, हौले हौले जिंदगी का मजा लेते हैं। कभी कभी कोई दिन खराब भी जाता है, जरूरी नहीं कि हर दिन कहानियां कोई सिक्का नहीं है जो बिखरा हुआ है सड़क पे, फुटपाथ पे और आप उठा लाए। इट्स लाइक यू लिव थ्रू इट, यू लिव थ्रू ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस ऑफ योर जर्नी। हर दिन आप फुटपाथ पे भटकते हैं। तो एक दफा ऐसे ही चलते चलते हम लोग लिस्बन में थे,
और लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी। लिस्बन बहुत ही एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और हम जैसे वेजिटेरियंस के लिए इट्स अ डिलाइट, ये मैंने सुन रखा था। लेकिन कैसी डिलाइट, तो मैं अपने ऐप पर देखती थी नियरेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। सो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट कम मिलते थे, उसके बदले में गूगल मुझे रिजल्ट देता था नियरेस्ट वीगन रेस्टोरेंट। सो मैं चली जाती थी वहां पर। तो ऐसे ही करते करते एक बार लिस्बन की गलियों में भटकते 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 बहुत अंदर जाके गली में हमें एक रेस्टोरेंट मिला और वहां पर 4-5 जवान लड़के लड़कियां शेफ थे। और जैसे ही हम घुसे उन्होंने कहा कि आज का मेन्यू इंडियन मेन्यू, वेलकम आवर इंडियन गेस्ट। मेरा तो चेहरे पर लिखा हुआ है कि मैं इंडियन हूँ। तो आई सेड ऐसा कैसे चमत्कार हो गया, लिस्बन में इंडियन मेन्यू। और उन्होंने जो खाना परोसा वो थी दाल और पीली चावल, साथ में खीर और ग्रीन टी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो शेफ हैं वो जवान लड़के लड़कियां कॉलेज में पढ़ने वाले थे, दे वर नॉट रेगुलर शेफ्स। वो अपने समर वेकेशन में ये काम करते थे और अपने ट्रेवल के दौरान कमाए हुए अनुभवों को वहां पर डालते थे। तो जैसे जो लेडी शेफ थी जिसने उस दिन बनाया था, वो उसने कहा कि ये मेरे पाकिस्तानी या नेपालीज, ध्यान नहीं मुझे, उस बॉयफ्रेंड ने मुझे ये दाल बनानी सिखाई, वो मैं शेफ बना रही हूँ ना। तो उस रेस्टोरेंट का हर दिन का एक मेन्यू होता था, दुनिया के अलग अलग देशों का एक वेजिटेरियन मेन्यू वो बनाते थे। मेरी किस्मत से, संयोग से उस दिन भारतीय मेन्यू था। तो पता चला कि ऐसे ऐसे प्रयोग देखिए दुनिया में हो रहे हैं इसमें। तो इस दिन फिर हम लोग एक दफा ज्यूरिख में थे। ज्यूरिख में मुझे मिला दुनिया का ओल्डेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, हिलतल। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया का ओल्डेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हिंदुस्तान में होना चाहिए, ये ज्यूरिख में क्यों है, स्विट्जरलैंड में? नोबडी वुड बिलीव इट। मैं वहां गई और उन्होंने बाहर बाकायदा अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो उनको एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो छाप रखा है, बड़ा सा प्रिंट करके लगाया हुआ है। दैट एग्जैक्टली इज like what I was looking for. This is called how to make your stories credible. It's not like कि आपको किसी ने भी कुछ कह दिया और आपने उठा लिया और लिख लिया अपनी राइटिंग में। You have to cross check your writing. This is my second approach जब भी मैं अपनी स्टोरीज तैयार कर रही होती हूँ। First you experience it first hand, explore it, be very curious and credibility के लिए cross check it. तो हिलतल को मैंने इस तरह से क्रॉस चेक किया। फिर मैं उनकी किचन में गई और वहां देखा कि दुनिया के लगभग 61 देशों के शेफ उनके पास थे जो अपने अपने देश का वेजिटेरियन डेलिकेसीज वहां तैयार करते थे। कोई तिब्बत से था, कोई एरिट्रिया से, कोई अफ्रीका के किसी कंट्री से, कोई भारत से भी था। सो ये हिलतल था। ऐसे अलग अलग देशों में तैयार किया। कहाँ क्या चैलेंजेस आए, कहीं कहीं चैलेंजेस भी आते थे। किसी किसी दिन कुछ खास नहीं मिलता था और ब्रेड पर गुजारा करना पड़ता था। बट यात्राएं तो ऐसी ही होती है ना। यात्राएं किसने कहा कि आपके घर जितनी सुकूनदायक होती हैं, कई बार घर से ज्यादा सुकून देती हैं और कई बार तकलीफें भी देती हैं, अभाव भी देती हैं। और यही तो वैरायटी है ट्रैवल की। तो जो खाना आपने लिस्बन में खाया वो खाना था कैसा, जो उन्होंने आपको वेजिटेरियन खाना खिलाया? बिल्कुल खालिस हिंदुस्तानी दाल और चावल, और दाल में जीरे का तड़का लगा हुआ था। क्या बहुत बढ़िया, मतलब वो एकदम एक संयोग था। मैंने आते ही उस रेस्टोरेंट पर और उसकी इस कहानी पर कि किस तरह से वो 5 लड़के लड़कियां हैं और दुनिया के अपने अलग अलग देशों के मेन्यू वहां पे तैयार करते हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप कल आइए, कल मैक्सिको का मेन्यू मिलेगा आपको। इस तरह से अलग अलग देशों का लेकर आते हैं। मैंने अपने घर आते ही अपने फेसबुक पर उस कहानी को बांटा और क्योंकि मुझे बहुत हैरान करने वाली बात लगी। और ये उन तमाम वेजिटेरियन ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत अच्छा एक जानकारी थी, एक संदेश था कि आप डरिए मत, अपने घर से बाहर निकलिए। अभी जमाना एक वसुधैव कुटुंबकम हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, अब हम सचमुच दुनिया कहीं ना कहीं छोटी होती जा रही है। हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि भारतीय बहुत घुमक्कड़ हैं और भारतीयों की जेब में बहुत पैसा भी है। और भारतीय जब आते हैं तो उनकी कुछ खान पान को लेकर फरमाइशें होती हैं। तो वेजिटेरियन फूड अब मिलता है दुनिया में। सो दैट वाज माय चैलेंज। और मैं जो अपनी यूरोप पर अपनी जो दास्तान गोई इस समय तैयार कर रही हूँ, एक किताब लिख रही हूँ, उसमें मेरा एक बहुत बड़ा चैप्टर इसी बात पर होने वाला है कि कैसे स्पेन और फ्रांस की सीमा पर से लेकर ज्यूरिख और पुर्तगाल तक में मुझे खान पीन को लेकर कोई बहुत बड़ी दिक्कतें पेश नहीं आई। अच्छा, ये सवाल मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ। मुझे पता है आप स्लो ट्रैवल में विश्वास रखते हैं
और प्रोपेगेट भी करते हैं कि नहीं स्लो ट्रैवल करना चाहिए। आप ये काउंट नहीं करते कि कितनी जगहों पे आप ट्रैवल कर चुके हैं, आप ये कहते हैं कि कितनी जगहों पे आपने अपने अनुभव तैयार किए हैं। वैसे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कितने कंट्रीज में आप ट्रैवल कर चुके हैं, और इंडिया में कोई ऐसा स्टेट रह गया है जहाँ पे आप नहीं गए हैं? मैंने जब आखिरी दफा गिना था 2014 में, तो हिंदुस्तान में उस वक्त 29 राज्य थे, 29 स्टेट्स। फिर 28 रह गए, और अभी मेरे सिर्फ 2 स्टेट्स बाकी हैं। मैं मिजोरम नहीं गई हूँ, और मैं अगरतला नहीं गई हूँ। ये स्टेटस 2014 से आज तक जारी है। पता नहीं 2 राज्यों से मुझे बुलावा कब आएगा। और कमोबेश 2 या 3 यूनियन टेरिटरीज छोड़कर बाकी सारा अपना हिंदुस्तान। और सिर्फ एक एक बार नहीं, 3 3 4 4 5 5 दफा, जैसे लेह 2006 से मैं अभी तक जा रही हूँ, तो मस्ट हैव बीन टू लेह लद्दाख लाइक ऑलमोस्ट 7 टाइम्स। केरल 3 दफे जा चुकी हूँ, गोवा 7 या 8 दफे जा चुकी हूँ। मतलब मैं एक ना सिर्फ स्लो ट्रैवलर हूँ, बल्कि एक रिपीट ट्रैवलर हूँ। मैंने शुरू में एक बात कही थी, आई ऑलवेज लीव अ प्रेग्नेंट स्पेस बिहाइंड टू रिटर्न। कुछ ना कुछ बहाना छोड़ आती हूँ, ताकि वहां जाने के लिए मेरे अंदर कुछ चिंगारी बची रहे, कुछ एक खुजली सी रहे कि जाना है, जाना है। तो ये तो अपने देश का हाल है। पहले मैंने अपने देश को खंगाला बहुत ज्यादा। हालांकि वे बैक इन द 90s, अर्ली 90s, उस समय की जो फॉरेन कंट्री हम हिंदुस्तानियों के लिए होती थी, वो नेपाल थी। तो मैं उस वक्त नेपाल चली गई थी, और फिर उसके बाद एक लंबा सिलसिला रहा अपने हिंदुस्तान को खंगालने का। और मेरे 2 छोटे बच्चे मेरे साथ होते थे, और जो मेरा मकसद होता था वो ये था कि इन बच्चों को अपने देश के चप्पे चप्पे तक लेके जाना है, ताकि इनको ये पता चले कि हमारा देश बहुत रिच है। कल को जब ये बड़े हो जाएं, आज दुनिया बहुत बड़ी है, कहाँ पढ़ने जाएंगे, कहाँ नौकरी करने जाएंगे, कहाँ बसेंगे, उनके दिमाग में हमेशा अपने हिंदुस्तान की एक तस्वीर रहे कि हमारे पास हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक की जो एक कुदरती देन है, उसके बूते पर हम दुनिया के किसी भी जगह से मुकाबला कर सकते हैं। तो दिस वाज माय स्टाइल, और इस तरह से मैंने अपना हिंदुस्तान देखा। और फिर मैंने 2007 में विधिवत विदेश घूमना शुरू किया। फर्स्ट ट्रिप मेरा यूनाइटेड किंगडम था, लंदन में गई थी, और सोचा तो था बहुत ज्यादा घूमूंगी, लेकिन 3 सप्ताह सिर्फ लंदन ही घूमती रही, लंदन से बाहर कदम ही नहीं रखा। ये मेरा स्लो टूरिज्म का मतलब हद ही थी। और तब से अब तक मैं लगभग 18 देश, ज्यादा नहीं मैंने देखे हैं, 18 देश देखे हैं। और उन देशों में मैं बार बार लौटी हूँ। जैसे स्पेन में 3 बार जा चुकी हूँ, और स्पेन के साथ मैंने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया चली गई, इटली चली गई। इटली भी मैं 2 3 दफे जा चुकी हूँ। तो मैं बार बार जाती हूँ, क्योंकि देखिए ये देश है, ये कोई एक छोटे मोटे सिटी नहीं है, और उनके बहुत बहुत एस्पेक्ट होते हैं। कभी कभी आप सिर्फ लोगों से मिलना चाहते हैं, कभी कभी आप उनका कोई फेस्टिवल देखना चाहते हैं। तो हर बार मैं अपनी स्पेन यात्रा को इस तरह से तय करती हूँ कि इस बार मैं उसका फेस्टिवल देखूंगी, इस बार मैं उसका मौसम देखूंगी, इस बार मैं उसकी और कुछ नहीं तो वाइन टूरिज्म पर निकल जाऊंगी। सो आपको बार बार लौटना ही पड़ता है। मतलब इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप कितने स्टेट्स में गए, वो नहीं पूछा। मैंने आपसे पूछा कि कितने स्टेट्स आपके रह गए हैं। तो दो रह गए पिछले 6 7 साल से 2 बचे हैं, और वो 2 पूरे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, चलिए इंशाल्लाह जल्दी ही होगा, और आपका पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल फाइनल होगा जल्दी। शुक्रिया। नेक्स्ट लास्ट ईयर जो आपसे बातचीत हुई थी, जब लॉकडाउन चल रहा था, सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे टूरिज्म इंडस्ट्री क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। और दोबारा से सितंबर अक्टूबर में चीजें शुरू हुई, और इनफैक्ट आपसे ही, आपकी बातों से इंस्पायर्ड होके मैंने एक चीज सीखी थी आपसे, बैकयार्ड टूरिज्म के बारे में। और आपने बताया था कि ऐसे ही होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब मैंने भी फर्स्ट आपसे इंस्पायर होकर सबसे पहले हरियाणा गया। मैंने कहा इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के पास में ही हरियाणा है, क्यों ना हरियाणा के किसी गांव में चले या किसी शहर में जाके एक्सप्लोर करके आए। तो मैं रोहतक गया, और सिंघाना गांव गया, गोहाना गया, इन सब जगहों पे घूम के आया। उसके बाद फिर कुमाऊं चला गया, जो भी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, 5 6 घंटे के रास्ते में ड्राइव करके पहुंच जाते हैं। तो अब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताएं बैकयार्ड टूरिज्म के बारे में, जो लोग अभी सुन रहे हैं उनको पता चले कि क्या होता है असल में। और सेकेंडली,
सेकंड, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अब ये सेकंड वेव हुई है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि टूरिज्म कैसे अनफोल्ड करेगा? अनुभव, बैकयार्ड टूरिज्म एक ऐसी चीज है जिसके साथ मैं बहुत शुरू से जुड़ी हूँ। मुझे लगता है कि हम देश परदेश दूर दराज तो बाद में देखेंगे, पहले हमारे आस पड़ोस में क्या है उसको देख लें। तो मैं हमेशा से अपने शहर के हेरिटेज वॉक लीडर्स के साथ जुड़ जाती थी और अपनी सिटी को देखती थी। उससे क्या था कि अपने सिटी के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं। और जब आप अपने बैकयार्ड में घूमते हैं तो वहीं से आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं जो आपको नया नजरिया देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप में मुकम्मल हूं। जब मैं दूसरे लोगों के अनुभवों को सुनती हूँ, उनके उनके क्या ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस थे या चैलेंजेस थे या क्या दिक्कतें आई थी, उससे मेरा अपना नजरिया बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए बैकयार्ड टूरिज्म में अपने हेरिटेज वॉक लीडर्स, हेरिटेज वॉक कराने वाली जो कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, उनके साथ करती रही हूँ। फिर मैं अपने आप से भी कभी कभी हम लोग दोस्त लोग इकट्ठा होते हैं, कभी ट्रेवल ब्लॉगर्स बिरादरी हमारी इकट्ठा होती है, किसी को भी बोल दिया चलो आज मिलते हैं ना, आज खाने पर मिलते हैं, लेकिन खाने से पहले 2 घंटा फला जगह घूम के आएंगे, तो सबको मजा आता है। तो दिस इज हाउ आई एक्सप्लोर माई ओन बैकयार्ड। और ये मैं सिर्फ यही नहीं करती हूँ, ये मैं जब कहीं घूमने जाती हूँ, मान लीजिए मैं स्पेन में थी, मैड्रिड में थी, तो मैं मैड्रिड में पूरे 40 दिन रह गई। अभी लोग बोलते हैं कि 40 दिन मैड्रिड में तुमने पैसे बर्बाद कर दिए, तुमने समय गवा दिया। दे डोंट रियलाइज कि मैड्रिड इज सच अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी और वो एक ऐतिहासिक शहर है। उसका पिछले अगर 500 साल का इतिहास जानना है तो 40 दिन कुछ भी नहीं है। तो धीरे 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 मैं टटोलती हूँ। तो ये बैकयार्ड टूरिज्म एक, इसने मुझे मदद कहाँ की, देखिए जो पिछला 1-1.5 साल का जो वक्फा हमारे सामने रहा, जिसमें हम बहुत नहीं निकल पाए, आजाद नहीं थे, बीच बीच में छोटे छोटे विंडोज खुलते थे, तब अपने आसपास निकल जाइए। जरूरी नहीं कि हम हमेशा अपने हालातों से लड़ें, जरूरी नहीं कि हम छटपटाहट दिखाते रहें कि अरे, मैं देखती हूँ बहुत से ट्रैवल ग्रुप्स में रोज लोगों के सवाल होते हैं, मैं 4 धाम यात्रा पर कब जा सकता हूँ, कब खुल रही है, उत्तराखंड के दरवाजे कब खुल रहे, राजस्थान कब खुल रहा है, हिमाचल से लॉकडाउन हटा क्या, वहां जाने की शर्तें क्या है, इतना क्यों लड़ रहे हैं? जो उपलब्ध है अपने आसपास, जो उपलब्ध है, क्या वो देखा? आपके अपने शहर में बहुत सारी विरासत है, आपके अपने शहर में बहुत सारी शख्सियतें हैं, क्या उनसे मिले, उनको देखा, उनको जाना? तो मैं बहुत ज्यादा अपने हालातों से नहीं लड़ती हूँ। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो इमीडिएट मेरे पास क्या है वो मुझे बिना किसी एफर्ट के मिल जाता है, तो मैं अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्सेज को अननेसेसरीली गंवाती नहीं, उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। और दूसरा जो आपका सवाल था कि आने वाला वक्त कैसा रहेगा, देखिए भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है उसको कोई नहीं जान सकता, कोई भविष्यवाणियां नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी अपनी गट फीलिंग कहती है या जिस पर मैं अब अमल करूंगी वो ये कि बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म और स्लो टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबली हम लोग ये सब करेंगे तो हम ना सिर्फ आने वाले वक्त को अच्छे से उसका आनंद ले पाएंगे, बल्कि हम अपना जो ये जो ग्रह है, ये जो हमको पृथ्वी मिली है, ये अनंत काल तक के लिए नहीं मिली है, और जब तक भी हम यहाँ हैं हमारी एक जिम्मेदारी है इसके प्रति। तो इफ वी कैन बी रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक दैट्स द की टू सक्सेस। फ्यूचर ऑफ टूरिज्म, हाँ, देखो बहुत मुश्किल होता है भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है उसकी कोई सटीक भविष्यवाणी कर पाना। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, कुछ इस तरह से मैं भविष्य को नहीं बांचती हूँ, लेकिन फिर भी जो अपने पुराने एक्सपीरियंस से या जो वक्त इस समय चल रहा है उसकी नाजुक मिजाजी को देखकर जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये कि वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन फ्यूचर, वी हैव टू फॉलो सस्टेनेबल टूरिज्म, स्लो टूरिज्म। कहीं ना कहीं हम अपने टूरिज्म में सेल्फिश ना होकर जिम्मेदार हों, ख्याल रखें, ख्याल दूसरों का, ख्याल अपने इस प्लेनेट का, और जहां हम जा रहे हैं उस जगह का, वहां रहने वाले लोगों का, उनके लाइफस्टाइल का। तो ये जब सस्टेनेबिलिटी हमारे ट्रैवलिंग स्टाइल में आएगी तो हम, मुझे नहीं लगता कि हम बहुत कोई ज्यादा मुसीबतों में फंसेंगे। एक ये लंबे टूरिज्म का
एक ये मुहावरा मुझे समझ में आया है, जिसे मैं बहुत शिद्दत से फॉलो कर रही हूँ पिछले काफी समय से, और आगे और कॉन्शियसली। ये जो कॉन्शियसनेस है ये डेवलप करनी पड़ेगी कि कहीं भी जाके हम गैर जिम्मेदार तरीके से बर्ताव ना करें। जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह की जो चीजें हैं उनको समझें और उसके मुताबिक खुद को डालें। ये नहीं हम उम्मीद करें कि वहां के लोग हमारे हिसाब से ढल जाएंगे, हम उनके हिसाब से ढल जाएं। तो टूरिज्म थोड़ा लंबा चलता है और अच्छा भी रहता है, सुखद अनुभव होते हैं। सो सस्टेनेबिलिटी, स्लो टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में ज्यादा मायने रखने वाली हैं। अभी आप इंडिया में इतने सारे स्टेट्स में ट्रैवल कर चुके हैं, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन, मतलब मुझे पता है काफी मुश्किल होगा ये बताना, क्योंकि जिस तरह से आप ट्रैवल करते हैं एक पिक करना, लेकिन आपने ये भी कहा है कि आप रिपीट करते हैं, जगहों पे बार बार जाते हैं। जैसे आपने बताया 7 बार आप गोवा गए, तो एक डेस्टिनेशन जिसको आप मतलब दोबारा से जब भी टूरिज्म रिज्यूम होगा आप चाहते हैं कि दोबारा से मैं वहां जाऊं। हाँ, किसी माँ से पूछ लीजिए उसका प्यारा बच्चा कौन सा है, वो नहीं बता पाएगी। मैं किसी एक जगह को तो नहीं पिक कर पाऊंगी, लेकिन माउंटेन्स मुझे बहुत बुलाते हैं और मैं माउंटेन्स में लौट लौट कर जाती हूँ। और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों से लेकर यहाँ तक कि केरल में मुन्नार तक भी, तमिलनाडु में भी हिल स्टेशंस हैं। तो मुझे पहाड़ी जगहें बहुत पसंद है। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, मैं कुमाऊनी हूँ, तो मुझे उत्तराखंड बहुत प्रिय है। वो एक मेरा इमोशनल कनेक्ट है, वो मेरा कहीं ना कहीं एक जज्बाती नाता है। इसलिए मैं कहूंगी कि उत्तराखंड इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स। बट पहाड़ जहां भी हो वहां मैं दौड़ कर कूद कर चल देती हूँ। जाते जाते एक आप ये सवाल आपसे हमेशा लोग पूछते होंगे, जो बडिंग राइटर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, वो उनको कुछ आप कहना चाहें, कोई टिप्स देना चाहें, जिनको जैसे मैं इंस्पायर होके लास्ट ईयर आपकी बातों से बैकयार्ड टूरिज्म को समझा और मैंने अनुभव भी किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपने बताया बैकयार्ड टूरिज्म के बारे में लास्ट ईयर, तो मैं सबसे पहले मैंने एक सीरीज की शुरुआत की, उसका नाम रखा कम्युनिटी एंड फूड स्टोरीज। मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है कि मैं दिल्ली से बाहर जाके फूड एक्सप्लोरेशन करूं, दिल्ली में इतनी सारी कम्युनिटी रहती है, क्यों ना उनके घरों में जाके खाना खाएं, वो सेफ भी रहेगा, लोगों से मिलना भी हो जाएगा, और जो एक अंदर से जैसे आपने कहा ना एक खुजली होती है मतलब हमारे लिए वैसे ये फूड एक्सप्लोरेशन की, वो भी हो जाएगी। तो मैं 9 अलग अलग फैमिलीज में गया, लोगों के घरों में जाके उनके घरों में जाके उनका खाना समझा, वो अपने उस पर वीडियो शूट किए, और अभी फिलहाल इनफैक्ट वो रिलीज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो और भी लोग आपको सुन रहे हैं अभी, जो ट्रैवल राइटर्स बनना चाहते हैं या सभी की इच्छा होती है कि वो डॉक्यूमेंट करें अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे उनको? बहुत अच्छे और बहुत सफल ट्रैवल राइटर बनने का कहीं कोई एक मूल मंत्र नहीं होता, कहीं कोई ये जादू की कोई छड़ी नहीं है जो मैं किसी को बोल दूं कि आप ये ले लीजिए, पकड़ लीजिए और आप अच्छे हो जाएंगे। मैंने जो पिछले अपने करीब 20-22 साल के जो सफर में जाना और सीखा, उसका निचोड़ ये है कि ट्रैवल एज मच एज यू कैन एंड बी एज ऑथेंटिक एज इट कैन बी। बहुत जरूरी है 2 बातों का ख्याल रखना। इसके अलावा आप अपने जैसे रहिए, बिल्कुल अपने बने रहिए। डोंट ट्राई टू इमिटेट अदर्स। जो आपका अपना स्टाइल है ट्रैवल का और ट्रैवल को डॉक्यूमेंट करने का, आप जिसमें खुद को सबसे ज्यादा सहज पाते हैं, सबसे ज्यादा आपको आसान लगता है वो करना। अगर मैं कल को एक कोशिश करूंगी कि मैं अनुभव सपरा जैसी बन जाऊं और दिल्ली फूड वॉक्स जैसे मिलियन यूजर्स और फॉलोअर्स ले आऊं, I don't think I can ever reach that milestone because मैं ना तो वैसी फूडी हूं, ना मैं फूड में उतना ज्ञान रखती हूँ, तो मैं नकल नहीं कर पाऊंगी, मैं अच्छी नहीं बन पाऊंगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं और स्लो चलूंगी, मैं और लोगों के साथ बातें करूंगी, मैं और इमोशंस अपने ट्रेवल में डालूंगी, तो हाँ मैं ऐसा कर पाऊंगी क्योंकि मैं वैसी हूं। तो मैं अपना जो ओरिजिनल स्टाइल है उसको और निखार सकती हूँ। सो वैसे रहिए जैसे आप हैं,
किसी को नकल मत करने, किसी की नकल मत करिए, एकदम अपनी डिस्टिंक्ट यूनिक वॉइस स्टाइल रखिए। मतलब बी ओरिजिनल, बी ये ओरिजिनल, यस एग्जैक्टली, बी ओरिजिनल, बी योर ओन वॉइस। और एक बार ट्राई करके तो देखिए, अगर आप अलहदा हैं दूसरों से तो आप ऑटोमेटिकली अपनी पहचान कायम कर पा रहे हैं। भीड़ का हिस्सा क्यों हो जाना है, उस भीड़ में एक अलग आवाज हमें बनना है। तो लेकिन उस अलग आवाज के लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। सो इसीलिए पहली लाइन जो थी, ट्रेवल एज मच एज यू कैन, कोई हड़बड़ी नहीं। ये एक बहुत स्लो साइंस है ट्रैवलिंग। ऐसा नहीं है कि आज मैं कहीं गई और आते ही लिख दिया। कई बार ये होता है कि 10 जर्नीज के बाद कोई एक राइटअप हम लिख पाते हैं। और बहुत पढ़िए, 10,000 शब्दों को पढ़ने के बाद शायद हम 100 शब्द अच्छे लिख पाते हैं। तो बहुत सारा पढ़िए और बहुत सारा घूमिए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि पढ़ना भी जरूरी है। और अपने मतलब आज की आपसे बातचीत से मुझे, जैसे लास्ट ईयर बातचीत की थी आपसे, तो बैकयार्ड टूरिज्म मैं लेके गया था, इस बार आपसे लेके जा रहा हूँ इन सब चीजों को। मतलब मेरे लिए वो मूल मंत्र है कि और पढ़ना और समझना और स्लो ट्रैवल और आराम से जगह पे जाना, समय लगे लेकिन अच्छा काम करना। ये ग्लैड, आई एम सो ग्लैड अनुभव कि मैंने तो यूं ही कुछ बात आपसे कर ली थी एंड आपने उसमें से कुछ निकाला और उसको अपने जीवन में आजमाया। अगर 1% भी मेरा उसमें योगदान था तो आई थिंक आई एम ऑनर्ड, और मैं अपनी चीज को जारी रख सकती हूँ। और मेरे लिए ये एक बहुत बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं और धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। धीरे धीरे काफी स्टेट्स में, उत्तराखंड में तो नहीं हुआ है अभी, 1 वीक का और कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, आज कल रात में सर्कुलर उनका आया, लेकिन दिल्ली में तो लेकिन हम लोग काफी कठिन समय से गुजरे हैं। अभी पिछले जो 2 महीने हमारे निकले हैं, अप्रैल और मई के, तो कोई एक मैसेज आप हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को देना चाहें इस कठिन समय में? इस कठिन समय ने मुझे, जैसे कि मैं इन दिनों अपने इंस्टा पोस्ट पर, आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, मैं रोमानिया का सफर कर रही हूँ इस समय, अपने ट्रैवलर्स, अपने फॉलोअर्स को रोमानिया घुमा रही हूँ। तो मैं खुद से इस समय यूरोप में हूँ मेंटली। तो मुझे एक ध्यान आ रही है, पिछले साल की बात है, लॉकडाउन लगने से जस्ट 1 महीना पहले मैं स्पेन में थी, और एक वो जो रीजन था कोस्टा ब्रावा, स्पेन और फ्रांस के बिल्कुल बॉर्डर पर है, और आखिरी दिन था मेरा। तो मैं बहुत जज्बाती भी थी और दुख भी था कि अब स्पेन छूट रहा है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा उस दिन एक अनुभव हुआ। मैं दोपहर में खाना खाने के लिए गई, मेरे जो टूरिस्ट गाइड थे वो मुझे, उन्होंने कहा आज मैं आपको बहुत बढ़िया पिज्जा खिलाऊंगा, यहाँ का बहुत बढ़िया वाइन पिलाऊंगा। तो हम लोग गए और जैसे मेन्यू आया, मेन्यू कार्ड में अंदर की बात तो मैं बाद में देखूंगी, जो सबसे ऊपर एक संदेश लिखा था, वो संदेश मैं कॉपी कर लाई आज आपके दर्शकों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, और खुद मेरे लिए जीवन का ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है। मैं पढ़ती हूँ, वो स्पेनिश भाषा में है। ला विदा एस उन बियाखे ना उना कार्रेरा। इसका अर्थ है, ये जो जिंदगी है, लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ रेस। ला विदा एस उन बियाखे, लाइफ इज अ जर्नी, ना उना कार्रेरा, इट्स नॉट अ रेस। सो धीरे चलिए और मजा लेते हुए चलिए। जब हम तेजी से गुजर जाते हैं ना, तो खिड़की के बाहर के नजारे दर्ज नहीं होते, ना आंखों में बसते हैं, ना स्मृतियों में बंद होते हैं। तो थोड़ा सा गाड़ी को फर्राटा कम चलाइए, सब कुछ उतारिए अपनी आंखों में, अपने यादों में, और हमेशा के लिए सस्टेन करते हैं। पिछले 1 साल का जो लॉकडाउन है और बराबर ये जो तकलीफें हैं, उस दौर में मुझे मेरी इन यादों ने सस्टेन किया है। यकीन मानिए, कभी एक दिन भी कोई छटपटाहट नहीं हुई कि मैं बाहर जाऊं। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप तो बहुत बेचैन हो गई होगी घर के अंदर। मैंने कहा कि नहीं, इतना सारा माल है, इतनी यादें हैं, उन यादों में हम इतना खोए रहते हैं। जैसे वो गाय भैंस होते हैं ना, जुगाली करते हैं, तो हम भी अपने उसकी जुगाली कर रहे हैं और उन्हीं से खुद को सस्टेन कर रहे हैं। वक्त के साथ रहिए, वक्त बहुत मेहरबान है, कुदरत बहुत बहुत ही दयालु है। फिर अच्छा वक्त आएगा, जरूर आएगा, और हम सब फिर से निकलेंगे। लेकिन इस बार ये जो पिछला 1 साल का वक्त है, उसके कुछ लेसन्स हाथ में लेकर निकलेंगे तो अच्छा रहेगा।
चलिए, थैंक यू मैम, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और आपने जो संदेश दिया है, जो मैसेज दिया है, वो हमारे जहन में हमेशा रहेगा कि लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ रेस। और उसी उद्देश्य को हम लोग आके अपने जीवन में अपनाए भी और उसको आगे लेके चलते रहें, तो हम सबके लिए एक अनुभव नए बनते चले जाएंगे। और आप जल्दी अपना पॉडकास्ट शुरू करें, जैसा मैंने बताया कि आपका एक सब्सक्राइबर यहाँ पे है रेडी। और आपकी कहानियां सुनने में, मतलब मैं तो जब प्लान कर रहे थे कि आपको बुलाएं, मैं सोचा था किस बारे में बातचीत की जाएगी, तो मिला कि नहीं, हमें कई बार मैम को बुलाना पड़ेगा, एक बार में समेटना मुश्किल होगा, इतनी सारी चीजें हैं बात करने के लिए। लेकिन ये अच्छा रहा कि एक इंट्रोडक्टरी आपसे बातचीत रही। और हम फिर फ्यूचर में जब आपके पास समय हो, इनफैक्ट जब कुमाऊं की हम सीरीज शुरू करेंगे, तो मे बी उसके कल्मिनेशन में, जब लास्ट में, जब हमारी 8-10 एपिसोड्स आएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपसे बातचीत करें कुमाऊनी खाने पे और कुमाऊनी फूड पे, क्योंकि आप वहीं कुमाऊं साइड से ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुमाऊनी हूँ और रानीखेत से हूँ मैं, अल्मोड़ा जिले में है। और वैसे मैं दिल्ली वाली हूँ क्योंकि पैदाइश दिल्ली की है, यहीं पली बड़ी हूँ। लेकिन कनेक्शन है मेरा मेरे पहाड़ों के साथ, बहुत बहुत करीब का, बहुत घनिष्ठ कनेक्शन है, तो हम बात करेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मैम को, आप इनके इंस्टा हैंडल लाइफ इन ट्रांजिट, स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल से लाइफ LYF है। LYF, लाइफ इन ट्रांजिट, मैं सोशल मीडिया पर अपने इसी हैंडल से लिखती हूँ, LYFINTRANSIT। मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। फेसबुक पर आप मुझे मेरे नाम से, अलका कौशिक के नाम से ढूंढ सकते हैं। और ट्विटर पर भी मैं काफी एक्टिव रहती हूँ। इसके अलावा मेरा ब्लॉग है alkakaushik.com। जी। और हम लोग आपके बुक का लिंक भी डाल देंगे अपने शो नोट्स में, जो लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं और भी कहानियां पढ़ना चाहते हैं, कहानी फूड और ट्रैवल में इंटरेस्ट है, वो आपकी बुक को भी परचेज कर सकते हैं। और साथ साथ जो भी ब्लॉग के लिंक्स है वो भी हम नीचे शो नोट्स में डाल देंगे। इसी के साथ मैम, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आपने हमें समय दिया। और हम जल्दी दोबारा आपसे मिलेंगे और कुमाऊनी खाने के ऊपर में एक बातचीत की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत।